जय हिंद साथियों, आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के प्री में आए हुए पॉलिटी के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न आया हुआ है वो है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। इसमें जो दो शब्द हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला अकाउंटिंग यानी लेखा और दूसरा ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा। जब भी बैलेंस शीट में कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर को जब लिखा जाता है, उसको बैलेंस शीट को मेंटेन किया जाता है, तो ये काम लेखा के अंतर्गत आता है, इसको अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक, जैसे आप अगर कभी बजट देखिए तो बजट में जो वो पूरा आंकड़ों वाला एक पेज रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि इस मद से सरकार को इतनी आय हो रही है, फिर सरकार इतना व्यय करेगी, ठीक, जिसमें राजकोषीय घाटा हो गया, प्रभावी राजस्व घाटा इत्यादि चीज़ें लिखी रहती हैं। ये एक तरह से ऐसा पेज है जिसमें सरकार का आय और व्यय लिखा रहता है, तो ये काम होता है अकाउंटिंग। दूसरा होता है ऑडिटिंग, जिसको लेखा परीक्षा कहते हैं। जैसे एक पूरी सरकार का आय हो गया और सरकार का व्यय हो गया, उसी तरह जैसे दे दिया कि कृषि मंत्रालय में जो सरकार है वो, जैसे मान लीजिए कि 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, ठीक। अब 3 लाख करोड़ रुपए कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जैसे विभिन्न विभिन्न योजनाओं में खर्चा होगा। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ खर्चे दिए जाएंगे, जैसे 60 करोड़ रुपए उसमें खर्चा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो किसान सम्मान निधि है, मान लीजिए कि उस पर दे दिया कि 95,000 करोड़ रुपया वहाँ खर्चा हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से विभिन्न मदों में खर्चा होता है, तो उनका लेखा परीक्षा करना कि उस जिस मद के लिए जितना आवंटन किया गया था, क्या उसी में उतना खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? क्या उसमें कोई लूप होल है, कहीं कोई एरर है? इस सब का जो काम होता है वो ऑडिटिंग होता है। ऑडिटिंग बहुत एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है? तो ये 1976 में इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य को अलग किया गया, ठीक। और वो सिर्फ सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो नियोजित विकास यानी प्लान्ड डेवलपमेंट जो है उसका विरोध किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी का जो पक्ष था वो ये था कि जब भी आप नियोजित विकास करेंगे तो वो कभी भी बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉसिबल नहीं है, और जब भी कहीं पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ पे दो वर्ग का उद्भव होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ पे दो वर्ग का उद्भव होगा, एक होगा पूंजीपति वर्ग और दूसरा होगा श्रमिक वर्ग। यानी एक कैपिटलिस्ट होंगे और दूसरे होंगे लेबर क्लास होगा। तो लेबर क्लास का शोषण होगा, फिर उससे एक है कि समाज में असमानता आती चली जाएगी, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। इसी का विरोध, इसी को नियोजित विकास कहा जाता है, जिसका विरोध गांधी जी ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ठीक। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अनुच्छेद जो 30 है वो अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। और दूसरा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो हमारा जो संविधान का भाग 3 है, जिसमें मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, उसमें जो पांचवा, हाँ, मूल अधिकार है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है, उसमें 30 में यही है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये दूसरा भी सही है। और हमारे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक। लेकिन ये जो कथन है, ये जो कारण है, वो इस कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। अब आइए हम मूल अधिकार के बारे में और जान लेते हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है उसमें जो अनुच्छेद 15 है, 16 है, अनुच्छेद 19 जो है, और 29 और 30, सिर्फ यही इतने अनुच्छेद हैं जो सिर्फ केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में जो है वो है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 19 में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, जिसमें 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, और 30 में जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। और दूसरा है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ कथन एक सही हो जाएगा। हमारे संविधान का जो भाग 1 है, जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक, उसमें जो पहला ही अनुच्छेद है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट,
यानी भारत जो होगा वो राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण होगा। अब इसमें 3 चीज़ें अलग-अलग हैं जिसको हम समझ लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं और बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। पहला होता है परिसंघ जिसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं, एक होता है संघात्मक या संघीय व्यवस्था जिसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं, एक होती है एकात्मक व्यवस्था जिसको यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं। अब परिसंघ क्या है? जैसे पहले जो यूएसएसआर था और सबसे पहले अमेरिका भी एक तरह परिसंघ बना था। परिसंघ में क्या होता है कि संघ जो होता है वो कभी भी उसका विनाश हो सकता है। संघ के पास बहुत ही कम सीमित अधिकार होते हैं। जैसे समझ लीजिए कि विदेश नीति हो गया और बाह्य सुरक्षा हो गया और एक संचार की व्यवस्था, ये तीनों यानी कम्युनिकेशन हो गई, फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये सिर्फ परिसंघ में केंद्र के पास हैं और बाकी सारे अधिकार जो हैं वो राज्यों को दिए जाते हैं। इसमें क्या है कि संघ का विनाश कभी भी हो सकता है, लेकिन राज्य का विनाश नहीं हो सकता। इसको इसीलिए परिसंघ को हमेशा अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है, यानी डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट कहा जाता है। दूसरी जो व्यवस्था है जिसको संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम कहा जाता है, ये इस समय का जो अमेरिका है या फिर स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ये इसका विशिष्ट उदाहरण है। इसमें क्या है कि ना तो राज्य का विनाश हो सकता है और ना ही संगठन यानी यूनियन का विनाश हो सकता है। ठीक है, इसीलिए फेडरल सिस्टम को इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट कहा जाता है। तीसरी एक व्यवस्था होती है जिसको एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है यानी यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या है कि राज्यों का विनाश कभी भी हो सकता है, लेकिन संघ अविनाशी होता है। जैसे भारत है, भारत में 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन भारत संघ जो है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, इसी में कभी-कभी पूछी जाती हैं। जैसे एक हो गया यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ और दूसरा हो गया टेरिटरी ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राज्यों को मिलाकर जो एक भारत का निर्माण होता है उसको यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। लेकिन जब इन्हीं राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ लिया जाता है, तो वो जो होता है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है। दूसरा एक है कि अब टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें भी 2 चीज़ें हमेशा बोली जाती हैं। एक कभी-कभी सामान्यतः भाषा में ये बोल दिया जाता है कि यूटी है या फिर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, लेकिन इन दोनों का जो अर्थ है वो अलग-अलग होता है। यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, जहाँ-जहाँ पे भी विधानसभाएँ हैं, जैसे कहाँ पे हैं, दिल्ली में विधानसभा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा का निर्माण किया और पांडिचेरी में विधानसभा है। तो जहाँ-जहाँ पे विधानसभाएँ हैं, उसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है और बाकी और हैं, जैसे चंडीगढ़ का प्रशासन हो गया, दमन एवं दीव का हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप का हो गया। यहाँ पे जो प्रशासक नियुक्त होते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, यानी वो राष्ट्रपति का सीधे तौर पे वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन जो क्षेत्र होते हैं, इनको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बोला जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है यूटी और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी के बीच में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? पहला, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ये राज्य सूची का विषय है। ये सही है यहाँ पे कि सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता राज्य सूची में आता है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। राज्यसभा में जो सीटों का बँटवारा है, ये लिखा है द्वितीय अनुसूची नहीं, ये द्वितीय अनुसूची में नहीं, राज्यसभा में सीटों का जो बँटवारा है, वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। और दल बदल विरोध का जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में, ये तो सही है। दल बदल विरोध का जो कानून था, वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में ये संविधान में आया था, इसको समाहित किया गया था जिसमें 10वीं अनुसूची का प्रावधान था। तो इसमें जो कौन-सा नहीं सुमेलित है, तो राज्यसभा में सीटों का बँटवारा जो है, वो सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची जो है, वो जो हमारा जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ी गई थी। इसमें कुल और कुल 29 विषय हैं, जो पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने से संबंधित हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा या से कथन सही है? और इसमें पहला कथन है कि ये 1977 में अस्तित्व में आया और दूसरा कथन है कि इसका प्रधान जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। तो पहला कथन तो सही है कि ये 1977 में आया, 1977 से पहले इसका जो नाम था वो प्रधानमंत्री सचिवालय था, ठीक? जो कि 1947 से कार्यरत था। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो इसका नाम प्रधानमंत्री सचिवालय से बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया गया और इसका जो प्रधान होता है, वो इसका प्रधान सचिव होता है, ना कि कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव जो हैं, वो जो भारत की मंत्रिपरिषद है, उसके सचिव होते हैं। तो ये इस पीएमओ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके जो एक राजनैतिक प्रमुख है, राजनैतिक प्रमुख के तौर पे प्रधानमंत्री होते हैं और जो इसके कार्यपालिका यानी प्रशासनिक प्रमुख जो होता है, वो प्रधान सचिव होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये गलत है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, कौन-सा सही है? तो ये सिर्फ़ पहला कथन सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची
के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो जो 6वीं अनुसूची है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे त्रिपुरा, ये सही हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य के लिए ये लागू होता है। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। इसमें आगे जो दिया गया है किससे सुमेलित नहीं है? टू हैव द बॉडी ऑफ वी कमांड या टू बी सर्टिफाइड या बाय व्हाट अथॉरिटी। इसको समझ लेते हैं। पहले क्या है कि जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, उसमें अनुच्छेद 32 2 में 5 रिटों की चर्चा है। तो उसमें 5 रिट कौन-कौन सी हैं देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबेयस कॉर्पस बोलते हैं। ये क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी एक हैबेयस कॉर्पस जो है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि शरीर प्राप्त करना, यानी सशरीर प्रस्तुत करना। अब जैसे अगर किसी को बंधक बनाया गया है, तो न्यायालय के पास ये रहता है कि वो एक आदेश जारी करके उसको अपने सम्मुख प्रस्तुत होने का वो करे, और उसके बाद न्यायालय तय करता है कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे पर्याप्त कानूनी कारण है या नहीं है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक? इसको हैबेयस कॉर्पस बोलते हैं, ठीक? दूसरा है कि परमादेश, जिसको मैंडेमस बोलते हैं। मैंडेमस ये होता है कि ये एक तरह से होता है कि हम आदेश देते हैं। जब भी कोई भी न्यायालय किसी को भी आदेश देता है, तो वो एक परमादेश के उसमें आता है। इसमें ये होता है कि जैसे यदि कोई शिकायत कोई कर रहा है कि मूल अधिकार से उल्लंघन से जुड़ी अगर जैसी कोई शिकायत है, तो उसमें क्या है कि वैकल्पिक उपायों की जगह परमादेश रिट जारी किया जाता है। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी कानूनी अधिकार को मनवाने के लिए, जैसे जब भी कोई न्यायालय किसी मतलब सरकार को कुछ कहता है कि ये आप काम करिए या फिर ऐसे तरह करिए, तो वो एक तरह से परमादेश जारी करता है। तीसरा होता है कि प्रतिषेध। प्रतिषेध को प्रोहिबिशन बोलते हैं, यानी इसको टू फॉरबिड बोलते हैं। ये क्या है कि जैसे अगर कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण कर रहा है, यानी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर जाके कोई निर्णय देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर फैसला जब तक नहीं सुनाया जाता है, तब तक अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता है, तो ये प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध जो है वो रिट जारी की जाती है। अब इसमें एक चीज़ ये होता है कि हमेशा मैंडेमस और प्रोहिबिशन के बीच में अंतर लोग नहीं कर पाते हैं कि परमादेश और प्रतिषेध ये क्या है? तो परमादेश और प्रतिषेध जो है, परमादेश सामान्यतः कुछ करने का आदेश देता है, ठीक है? जबकि प्रतिषेध जो है वो कुछ करने से रोकता है, यानी अधीनस्थ न्यायालय को कुछ करने से रोक रहा है कि आप अपनी अधिकारिता के बाहर जाके कोई काम मत करिए, ठीक है? तो इसके लिए प्रतिषेध रिट जो है वो जारी होती है। चौथा है कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये है कि इसमें भी यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करके अगर कोई निर्णय सुना देता है, ठीक? तो उसके लिए उसके बाद उसके उसके ऊपर के जो न्यायालय हैं वो उत्प्रेषण रिट जारी करते हैं, ठीक है? अगला जो है कि अधिकार परीक्षा, जिसको क्यू वारंटो कहा जाता है, कि बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें ये है कि अगर किसी बिना उचित योग्यता के पद पर कोई है और वो जो पद है वो सार्वजनिक होना चाहिए, यानी पब्लिक ऑफिसर का कोई पद होना चाहिए, तो उसके लिए ये जो अधिकार परीक्षा रिट है वो जारी की जाती है। ये एक तरह से जो हमारे न्यायालय हैं, उनका एक विवेकाधीन उपचार है, यानी ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी के तौर पे है कि वो मान रहा है इस बात को कि ये रिट जारी किया जाए या ना किया जाए। कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि रिट जारी कराने का उसका जो है ये मूल अधिकार है, यानी अधिकार परीक्षा जो जारी कराने का उसका मूल अधिकार है, ठीक है? तो अब इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही है। परमादेश वी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं, टू बी सर्टिफाइड जो है वो है उत्प्रेषण के लिए, और प्रतिषेध के लिए टू फॉरबिड यूज़ होता है, ठीक? अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी यहाँ पे जो प्रतिषेध है, वो सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है, वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ठीक है? और धन विधेयक के संबंध में एक ये भी है कि धन विधेयक है या नहीं है, इसको तय कौन करता है? तो स्पीकर ये तय करते हैं, यानी लोकसभा के स्पीकर इस बात को तय करते हैं कि ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है। और धन विधेयक के विषय में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है, वो कभी भी धन विधेयक के संबंध में नहीं होगी। जॉइंट सिटिंग यानी राज्यसभा और लोकसभा की किसी भी गतिरोध को दूर करने के लिए किसी विधेयक पर साथ मिला के जो बैठक होती है उसको जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। सामान्य विधेयक के परिप्रेक्ष्य में ये हो सकती है, और जब भी जॉइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी जो अध्यक्षता करते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो ये जो है 21 दिन के भीतर, ये 21 दिन के भीतर जन्म और मृत्यु की घटना के बारे में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी सिर्फ
डीपीएसपी में इसका प्रावधान दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है कि केवल मूल कर्तव्य में। तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों में। चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे संविधान का भाग 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, उसमें जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया। 48 ए में ये प्रावधान किया गया है 48 ए में ये प्रावधान किया गया है कि देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक। और जो हमारा मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य यानी भाग 4 ए में जो दिया गया है, उसमें जो 7वां मूल कर्तव्य है वो भी पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के लिए प्रति दया भाव की भावना का विकास करना, इस तरह करके ये लिखा हुआ है। तो यानी जो पर्यावरण से संबंधित है वो दोनों में दिया गया है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है और मूल कर्तव्य में भी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला कथन है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा कथन है कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। और तीसरा है कि मध्यवर्ती स्तर पे एक पंचायत होगी। तो ये जो पहला जो कथन इसमें स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। इसमें महिलाओं के लिए क्या है कि 1/3 सीटों का जो वो है वो आरक्षण का प्रावधान है। दूसरा जो कथन है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, सभी लोग नहीं होते हैं। ग्राम सभा जो गांव के लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है, ठीक, उनको मिलाकर, मतदाता सूची में जो लोगों का नाम है उनको मिलाकर एक ग्राम सभा बनती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट में भी गलत हो गया। और तीसरा है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो ये प्रावधान सही है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत उन्हीं राज्यों में हो सकती है जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख या उससे ऊपर हो। पंचायत का 3 स्तर होता है, एक होती है जिला पंचायत, एक सॉरी एक होती है जिला पंचायत, एक होती है खंड पंचायत और तीसरी होती है ग्राम पंचायत। ठीक। तो ये जो मध्यवर्ती स्तर पे है एक पंचायत जिसको खंड पंचायत बोलते हैं, ये हो सकती है। यानी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो स्टेटमेंट है वही सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि मजदूर किसान संगठन नामक जो सामाजिक आंदोलन था वो भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आरटीई से संबंधित है, आरटीआई से संबंधित है, मनरेगा से संबंधित है या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है। तो ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक जो सामाजिक आंदोलन था ये आरटीआई से संबंधित है, यानी सूचना का अधिकार जो है उससे संबंधित है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई से संबंधित है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किसने कहा कि भारत जो है, भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये भारत को अर्ध संघात्मक राज्य जो कहा था, यानी क्वासी फेडरल स्टेट जो है, वो केसी वियर ने कहा था। ठीक है, और 2-3 स्टेटमेंट अक्सर पूछे जाते हैं कि एक है कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, ये किसने कहा था। और भारतीय सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, ये स्टेटमेंट किसने कहा था। तो ये ऑस्टिन ने कहा था इस स्टेटमेंट को। ठीक, और अर्ध संघात्मक राज्य है ये केसी वियर ने कहा था। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देख लेते हैं, 4 चीज़ें दी गई हैं। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा है कि जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। और चौथा है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। अब ये किस किस डेट में क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान समर्थित कुछ कबायली लोगों ने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया। ये आक्रमण किया तो 20 अक्टूबर 1947 को ये आक्रमण हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो वहाँ की स्थिति थी वो ये थी कि वो जो जम्मू कश्मीर था वो मुस्लिम पॉपुलेटेड था, वहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या बहुल थी, लेकिन राजा जो थे वो हिंदू थे, राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो किए वो किया है 26 अक्टूबर को। ठीक, 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। ठीक, फिर भारत का जो संविधान लागू हुआ, भारत का जो संविधान लागू हुआ वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तीसरा है कि उसके बाद ये प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो अपना संविधान बनाएगा। तो उस संविधान सभा ने भारत में जो विलय जो महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था विलय पत्र पर, उसको जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने जो भारत में विलय को अनुमोदित किया वो किया है 11 नवंबर 1957 को। ठीक, और अगला है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान जो लागू हुआ वो लागू हुआ है 26 नवंबर 1957 को। यानी इसमें कालानुक्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले ये वाली डेट 26 अक्टूबर, उसके बाद 1950, फिर 11 नवंबर, फिर 26 नवंबर, यानी 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से
दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो ये पहला तो सही है कि कोई भी कानून वैध है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय जो है वो तो सर्वोच्च न्यायालय के ही हाथ में, यानी अनन्य अधिकारिता, ये पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा ये है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वही भारतीय संविधान का कहीं भी जब उसके बात आती है कि ये बात सही है कि संविधान सम्मत है या नहीं है, जो कानून है वो सही है या नहीं है, तो इसका जो अंतिम निर्णय जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही करती है। तो हमारे संविधान का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, यानी ये दोनों कथन और कारण सही हैं। और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो संविधान का 73वां और 74वां संशोधन जो हुआ था, 73वां और 74वां संशोधन हुआ था, वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसीलिए हम 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक, इसी तरह एक और चीज़ें हैं कि जो मूल सिद्धांत जिसमें दिया गया था, केशवानंद भारती का जो जजमेंट था उस केस का, वो भी 24 अप्रैल 1973 को ही आया था। ठीक है। अगला है कि 2 अक्टूबर को सब लोग जानते हैं कि गांधी जयंती मनाई जाती है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। और 21 अप्रैल को जो है, 21 अप्रैल को ये जो है वो लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस, लोक सेवा दिवस जो है वो हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की गई। तो ये जो है ये अनुच्छेद 43 ए के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया गया। इसमें 43 ए का जो कथन जो लिखा हुआ है वो ये है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। और जो और ऑप्शन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। अनुच्छेद जो 38 है जो डीपीएसपी का, वो है कि अनुच्छेद 38 यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक, अनुच्छेद 39 ए जो है ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाहित किया गया था। ये है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। और अनुच्छेद 45 जो है, अनुच्छेद 45 जो है वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया 2002 के माध्यम से। इसमें है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल के विषय में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 45 में दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, या लागू नहीं किया जा सकता है, या विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो लागू नहीं की जा सकती है। इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी सीएससी 2020 में आया था। उसमें ये था कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसका क्या वो है। तो उसमें यही है कि संविधान का तो भाग है उद्देशिका, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, किंतु हमारे संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो अनुच्छेद 162 जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में है। जो अब और ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। ये दिया गया है अनुच्छेद 154 एक में। राज्यपाल के कार्यकाल के लिए जो शर्तें हैं वो पद के लिए उनके शर्तें, इसका जो उल्लेख है वो 158 में है अनुच्छेद। और राज्यपाल की पदावधि क्या होगी, यानी राज्यपाल के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक, ये लेकिन उससे पहले भी वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्ति ले सकता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। तो इसका जो प्रावधान है ये हमारे संविधान के भाग 6 में जो राज्य है उसमें है, और अनुच्छेद 156 में इसका प्रावधान दिया गया है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।